हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप बेहतर होंगे और अपनी पढ़ाई लिखाई ठीक से कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 के न्यू लॉन्ग मैन विस्टास बुक के सिविक्स के चैप्टर्स, और चैप्टर नंबर 1 2 3 मैंने अपने इस चैनल पे एक्सप्लेन कर दिए हैं। और इसी सीरीज में आज मैं आपके सामने हूँ चैप्टर नंबर 4 को लेकर के। चैप्टर नंबर 4 आपका क्या है? एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। ठीक है, तो इसका एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले एक आपको बात बताना चाहता हूँ कि इसी बुक के हिस्ट्री के चैप्टर 1 से लेकर 12 तक मैंने सारे चैप्टर्स वन बाय वन, लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन कर दिए हैं, और उन सारे चैप्टर्स के वीडियो आपको इसी चैनल पे मिल जाएंगे। आप नहीं ढूंढ पा रहे हैं, नहीं मिल पा रहे हैं आपको, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्लेलिस्ट डाल रखी है, लिंक डाल रखा है, वहाँ से जाकर के आप उसे देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। इससे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट क्या होती है। गवर्नमेंट के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है, डिक्टेटरशिप होता है, मोनार्की होता है। ठीक है, बहुत सारे गवर्नमेंट के फॉर्म्स हम लोगों ने डिस्कस किया था, अच्छी तरीके से डिस्कस किया था, लाइन बाय लाइन, वन बाय वन मैंने आपको बताया था। अब ये जो आपका चैप्टर, इसमें क्या कह रहा है कि एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, इसमें भाई गवर्नमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं। एलिमेंट का मतलब होता है उसका पार्ट या तत्व। तो आपकी बुक में इसको समझाने के लिए अफ्रीका का एक एग्जांपल दे रहा है, कह रहा है, बुक आपका कह रहा है, टू अंडरस्टैंड दीज एलिमेंट्स लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ अ कंट्री वेयर पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस लिव्स, साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका कंट्री का एग्जांपल ले रहा है जिसमें बहुत टाइप के रेस के लोग रहते हैं। साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन इन 1994। कह रहे कि जो साउथ अफ्रीका थी वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कब बना, डेमोक्रेटिक कंट्री कब बना? 1994 में बना। तो इसका मतलब साफ है, क्लियर है कि 1994 से पहले साउथ अफ्रीका डेमोक्रेटिक नहीं था। बिफोर दैट इट वाज अ कंट्री राइफ विथ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिस्क्रिमिनेशन। उससे पहले उस कंट्री में केवल डिस्क्रिमिनेशन था और केवल कॉन्फ्लिक्ट्स थे। It was a country inhabited by various races including the white skinned who came to settle here। कह रहे कि ये जो कंट्री है उसमें कई टाइप के रेस के लोग रहते हैं। वाइट स्किन पीपल यानी गोरे लोग भी रहते थे, सांवले लोग, काले लोग भी रहते थे। तो कह रहे कि इस कंट्री में बहुत सारे रेस के लोग रहते थे, बहुत सारे टाइप के लोग रहा करते थे। बैंटर्स जो है कि वहाँ के नेटिव ब्लैक स्किन पीपल थे, जो को बैंटर्स कहा जाता है। नेटिव ब्लैक पीपल का मतलब क्या होता है कि सबसे वहाँ की ओरिजिनल निवासी थे, यही वहाँ के असली वो रहा करते थे। बाकी एशियन मूल के भी कई सारे लोग थे, पाकिस्तानी मूल के भी कई सारे लोग वहाँ थे, जो कि लेबर्स ग्रुप में ले गए थे। अंग्रेज़ क्या करते थे कि नए नए कंट्रीज़ का खोज करते देखते, और अगर वहाँ पे आइलैंड्स भी देख लेते तो वहाँ पे क्या करते कि वहाँ पे जा कर के बस जाते। और यहाँ से इंडिया, चूँकि उन लोगों का गुलाम कंट्री था, तो यहाँ से मज़दूर पकड़ के ले जाते थे काम कराने के लिए, जी, एग्रीमेंट पे। ठीक है, जिस बाद में गिरमिटिया गिरमिटिया मज़दूर भी कहा जाता था। वो लेके जाते थे और वहीं पे उन्हें छोड़ देते थे, वहाँ से उनको वापस आने का मौका नहीं देते थे। तो ये लोग जा कर के वहीं बस जाते थे। जैसे वेस्ट इंडीज़ नाम का देश आपने सुना होगा, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ठीक है, फिर आपका ये सेंट लूसिया हो गया, ट्रिनिडाड हो गया, टोबैगो हो गया, मॉन्टेनेग्रो हो गया। ठीक है, तो ये सब जितने कंट्रीज है, यहाँ के लोग ही जा कर के एग्रीमेंट मजदूर जा कर के वहाँ पे गन्ना बोने के लिए, केले की खेती करने के लिए यहाँ से लोग अंग्रेज पकड़ के ले गए थे, और वहाँ से वो निकल नहीं पाते थे, तो वहीं के होके वो रह गए। फिजी में भी बहुत से भारतीय और अफ्रीकी मूल के लोग आपको मिलेंगे। ठीक है, आपको सूरीनाम में भी मिलेंगे, आपको मॉरिशस में भी मिलेंगे। तो ये वही सारी चीज़ें हैं। इंडियन ओरिजिन के लोगों को ही लिया गया था वहाँ पे। साउथ अफ्रीका एट द टाइम वाज गवर्न बाय अपार्थाइड लॉज। अपार्थाइड सिस्टम से साउथ अफ्रीका को गवर्न किया जा रहा था। और अपार्थाइड सिस्टम का मतलब क्या होता है कि भेदभाव की नीति। जो गोरे लोग होते थे, अंग्रेज होते थे, उनके लिए स्कूल कॉलेज होते थे, उनके लिए अच्छी सड़कें होती थी, उनके लिए अच्छे क्लब होते थे, अच्छा पानी पीने की व्यवस्था होती थी। और अफ्रीका अफ्रीका के जो काले लोग थे वहाँ पे, जो ब्लैक पीपल जिसे निग्रो कहा जाता है, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। उनको लूटा जाता था, मारा जाता था, तोड़ा जाता था, उनकी ज़मीनें छीनी जाती थी, उनके प्रॉपर्टीज़ का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता था। और अफ्रीका की जो लैंग्वेज थी उसको वहाँ पे मान्यता नहीं प्राप्त थी।
It was a policy of racial segregation and described as rigid racial division between white and black people. वो जो वहाँ के अंग्रेज लोग थे, वाइट पीपल थे, वो अपने आप को सुपीरियर समझते थे और अफ्रीका के लोगों को इन्फीरियर समझते थे। उनकी नज़र में अफ्रीका की जो कल्चर थी, अफ्रीका का जो रहन सहन था, जो लिविंग स्टैंडर्ड था या जो था वो पुराने तरीके का था। वो उनको इनसिविलाइज मानते थे, असभ्य मानते थे। अंग्रेजों का कहना था कि अफ्रीका के लोगों को रहने का तरीका, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं मालूम है, ये असभ्य लोग हैं। एज पर द लॉ ऑफ अपार्थेड, पीपल ऑफ डिफरेंट रेसेस वेयर प्रोहिबिटेड टू मिंगल विथ ईच अदर। लोगों को घुलने मिलने भी नहीं दिया जाता था। यानी अगर कोई ब्लैक पीपल है तो वो अंग्रेज़ों के साथ खाना नहीं खा सकता, उनकी क्लब में नहीं जा सकता, उनके खेल नहीं खेल सकता, उनके रास्तों पे चल नहीं सकता। और ट्रेन में अगर कोई अंग्रेज बैठा है, अगर कोई ब्लैक व्यक्ति बैठा है और अंग्रेज अगर आ गया ट्रेन में, तो ब्लैक आदमी को अपनी सीट छोड़नी पड़ती थी उस गोरे आदमी के लिए। उसको सीट दे के वो अपने खड़े रहता था। Let us read an excerpt from the short stories of apartheid by Ian Ocean Driver. तो इयान ओशन ड्राइवर ने बहुत सारे कुछ इसके बारे में लिखा है। तो वो एक पेज आपको दिखाया जा रहा है इस कॉपी में, बुक में। तो उसने इस बहुत प्रकार की कहानियाँ लिखी हैं अंग्रेज़ों के अत्याचार से रिलेटेड। अब आगे अगले पेज पे पढ़। From the story we can understand that discrimination and injustice that black people face due to the law of government. तो ये सब चीज़ें हम जब पढ़ते हैं तो हमें ये मालूम होता है कोई राइट्स नहीं दिए गए थे, कोई अधिकार नहीं दिए गए थे, एजुकेशन के भी नहीं दिए गए थे, जॉब के नहीं दिए गए थे, किसी प्रकार के कोई जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, उनको नहीं दिए गए थे। उसके बाद एक आदमी आते हैं जिनका नाम था नेल्सन मंडेला। ठीक है, नेल्सन मंडेला आते हैं तो गांधी जी से प्रेरित होकर के, इंस्पायर होकर के वो क्या करते हैं, तो वो एक आंदोलन शुरू करते हैं, एंटी अपार्थेड स्ट्रगल। क्या शुरू करते हैं वो? एंटी अपार्थेड स्ट्रगल शुरू करते हैं। और शुरू करके वो इन अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस बनाते हैं 1960s में। और संघर्ष करते करते, स्ट्रगल करते करते, अंग्रेज़ों से लोहा लेते लेते 1994 में क्या करते हैं कि वहाँ पे अंग्रेज चले जाते हैं और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट वहाँ पे इस्टेब्लिश हो जाती है। तो 1994 में अपार्थेड सिस्टम को हटा करके और एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आती है अफ्रीका में। ठीक है, इस एग्जाम्पल से अब वो क्या समझाना चाहते हैं आप समझिए ध्यान से। हालांकि इंडिया में भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो दिए जा सकते थे, और इन्होंने अफ्रीका के एग्जाम्पल क्यों लिया मुझे नहीं समझ में आता है, क्योंकि जो चीज़ अफ्रीका में थी वो इंडिया में भी थी। ऐसा थोड़ी था कि इंडिया गुलाम नहीं था, केवल अफ्रीका ही गुलाम था। जो अत्याचार अफ्रीका के लोगों पे अंग्रेज वहाँ करते थे, वही अत्याचार अंग्रेज यहाँ के लोगों पे भी करते थे। बल्कि यहाँ के लोगों पे तो ज़्यादा अत्याचार हुआ, वहाँ पे भी अत्याचार हुआ। एलिमेंट्स ऑफ डेमोक्रेटिक, कह रहे कि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के एलिमेंट्स क्या क्या होते हैं, उसके पार्ट क्या क्या होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है पार्टिसिपेशन, यानी भाग लेना किसी चीज़ में, किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में, किसी इनिशिएटिव में। आप जब तक भाग नहीं लेंगे तब तक उसके नुकसान और उससे होने वाले एडवांटेज के बारे में आप नहीं जान पाएंगे। फॉर एनी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट टू फंक्शन प्रॉपरली, बी रिप्रेजेंटेटिव एंड पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल इज नेसेसरी। कह रहा कि अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाना है तो सबसे पहला पार्ट उसका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, मोस्टली पीपल, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो पीपल हों उस कंट्री के, वो उस गवर्नमेंट बनाने की प्रोसेस में, प्रक्रिया में भाग लें, पार्टिसिपेट करें। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस गवर्नमेंट बनने की प्रोसेस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं तो फिर इस गवर्नमेंट का और उस प्रोसेस का कोई मतलब नहीं रह जाता। लिखा है द पार्टिसिपेशन ऑफ द पीपल टेक्स प्लेस व्हेन द एक्सरसाइज देयर राइट टू वोट फॉर द गवर्नमेंट ऑफ देयर चॉइस। और ये पीपल पार्टिसिपेट कैसे करेंगे उसमें? ज़्यादा से ज़्यादा लोग किसी कंट्री के गवर्नमेंट बनने के प्रोसेस में पार्टिसिपेट कैसे कर सकते हैं? पार्टिसिपेट तभी कर पाएंगे जब उन्हें वोट टू राइट, ठीक है, यानी राइट टू वोट, यानी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के रूप में उन्हें वोट देने का पावर दिया गया हो, उन्हें वोट देने का अधिकार दिया गया हो। Known as the tenure of the government, elections are held again towards the end of the period. In India, an elected government remains in power for only 5 years. ये जब तक ये राइट्स उनको नहीं दिए जाएगा, जब तक उनको वोट डालने का पावर, वोट डालने का अधिकार, राइट्स नहीं दिया जाएगा, तब तक वो वोट डाल नहीं पाएंगे। और जब वो उनका वोट डालना ही उनका पार्टिसिपेशन होता है। ठीक है, अगर आप वोट डाल दिए गवर्नमेंट बनाने के प्रोसेस में,
इसका मतलब आपने अपने एरिया का रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया, यानी अपना कंट्रीब्यूशन आपने वहाँ पे दे दिया, ठीक है। और इंडिया जैसे कंट्रीज़ में गवर्नमेंट 5 ईयर्स के लिए होती है। तो जब गवर्नमेंट का 5 ईयर कंप्लीट हो जाता है, तो चाहे चीफ मिनिस्टर हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, उनको हटना पड़ता है और फिर से इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना पड़ता है। ये अलग बात है कि फिर वही दोबारा जीत के आ जाएँ, तो दोबारा पीएम बन जाएँगे। कोई दोबारा आ जाता है जीत करके, कोई दोबारा सीएम बन जाता है। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। आइए अगली हेडिंग को लेते हैं। लिखा है अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेटिंग इन अ डेमोक्रेसी। तो एक जो आपका एलिमेंट था डेमोक्रेसी का, वो क्या था? पार्टिसिपेशन था। अब पार्टिसिपेशन डेमोक्रेसी में कैसे कैसे लिया जा सकता है? क्या केवल वोट दे करके हम डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, या कोई और भी तरीका है डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने का? कह रहा बिसाइड इलेक्शन पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बाय एक्सप्रेसिंग देयर व्यूज ओपनली ऑन द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। कह रहे हैं कि जो वोट देते हैं वो तो खैर डायरेक्टली इसमें इन्वॉल्व हो ही जाते हैं पार्टिसिपेटिंग प्रोसेस में, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ पे अपना ओपनली अपना व्यूज़ देते हैं, अगर आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को क्रिटिसाइज़ करते हैं या उसके बारे में और उसको मॉडिफाई करते हैं, तो भी आप इसके पार्ट माने जाएंगे, तो भी ये माना जाएगा कि आप डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट वेन एवर रिक्वायर्ड। दिस क्रिटिसिज्म कैन बी डन थ्रू द मीडिया लाइक टेलीविज़न और न्यूज़पेपर। कह रहे कि ये जो गवर्नमेंट के जो भी वर्क होते हैं, गवर्नमेंट जो भी काम करती है, तो उसको कई लोग क्रिटिसाइज़ भी करते हैं, कई लोग कहते हैं अच्छा काम नहीं है ये, बहुत लोग उसकी तारीफ़ भी करते हैं। तो ये मीडिया के थ्रू, जैसे टेलीविज़न पे जो हैं एंकर्स हैं, जो न्यूज़पेपर के पत्रकार होते हैं, जो आपके रिपोर्टर्स होते हैं, वो डिस्कशन चलती रहती है, चर्चा चलती रहती है। डायरेक्ट प्रमोट्स लाइक धरनास एंड स्ट्राइक्स, रैलीज एंड सिग्नेचर कैंपेन और अदर मीन्स। कह रहा है कि अच्छा, विरोध करने का और भी तरीका है, क्रिटिसाइज़ करने का और भी तरीका है। कई बार धरना पे लोग बैठ जाते हैं, स्ट्राइक कर देते हैं, रैली निकालते हैं और सिग्नेचर कैंपेन करते हैं, यानी कि अगर कोई चीज़ नहीं पसंद है तो उस पर 1000, 2000, 5000 लोग सिग्नेचर कर देंगे और उसको हायर ऑफिशियल्स के पास भेज दिया जाएगा, मुख्य चीफ मिनिस्टर या और अगर कोई मिनिस्टर है तो उसके पास भेजा जाएगा। These methods help in making government understanding what actions are expect from by its people. ये क्या कहते हैं, ये अच्छी चीज़ है, अगर ये सही तरीके से हो रही है तो ये अच्छी चीज़ है। इससे गवर्नमेंट को भी अपने डिसीजन पे सोचने का मौका मिलता है और गवर्नमेंट को जनता का मूड पता चलता है कि लोग क्या चाहते हैं। अगर किसी चीज़ का भारी विरोध हो रहा है, लोग धरना पे बैठ रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियाँ निकाल रहे हैं, मोर्चे निकाल रहे हैं, सड़कों पे आ गए हैं, इसका मतलब हुआ कि भाई कहीं न कहीं उस नियम में कहीं न कहीं कोई कमी है। कभी कभी क्या किया जाता है कि इसका गलत फ़ायदा भी उठाया जाता है। ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी हैं, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए ज़रूरी हैं, लेकिन कभी कभी विपक्षी पार्टी वाले सरकार को बदनाम करने के लिए, गवर्नमेंट को बदनाम करने के लिए, अगर गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है तो वो उसकी तारीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि तारीफ़ करेंगे तो उससे उनको एज मिल जाता है। और जब सरकार का विश्वास लोगों पर रहेगा, लोगों का विश्वास सरकार पर रहेगा, तो फिर अगले इलेक्शन में वो उन्हें हरा कैसे पाएंगे? इसलिए बेमतलब की कमियां ढूंढने के लिए या सरकार की छवि को ख़राब करने के लिए, सरकार के मोराल को तोड़ने के लिए कभी कभी ज़बरदस्ती का भी धरना, प्रदर्शन, आंदोलन या ये सब किया जाता है। When the government increases the charge of electricity, the people who did not expect such sharp increase electricity bills can express their resentment strongly through the television, newspaper. सब ये एग्जांपल दे रहा है, सपोज कर लीजिए कि गवर्नमेंट ने इलेक्ट्रिसिटी के रेट में बढ़ोतरी कर दी। अब बिजली के बिल मान लीजिए पहले से ज़्यादा आ रहे हैं, पहले से ज़्यादा चार्ज लिया जा रहा है, इलेक्ट्रिसिटी के बिल बढ़ा दिए गए हैं, तो हो सकता है भाई कि बहुत लोगों को दिक्कत होगी। तो जो कॉमन लोग हैं, कॉमन जो जनता है, जो गरीब लोग हैं, अगर वो सड़कों पे आ जाएं और न्यूज़पेपर के थ्रू, टेलीविज़न के थ्रू, ठीक है, और भी अगर टेलीविज़न न्यूज़पेपर में जगह नहीं मिलती है तो चक्का जाम कर दें, धरना प्रदर्शन पे बैठ जाएं, जुलूस निकालें, ठीक है, विरोध प्रदर्शन चालू कर दें, हड़ताल चालू कर दें, तो इससे गवर्नमेंट को एहसास होता है कि नहीं भाई, हमने जो ज़्यादा बढ़ा दिया है उसको थोड़ा कम अगर किया जाए तो काम चल सकता है। तो स्ट्राइक हो गया, सिग्नेचर कैंपेन हो गया, ये सारी चीज़ें
अगर रीजनेबल वर्क के लिए किया जाता है, सही चीज़ के लिए किया जाता है, तो उससे गवर्नमेंट और लोगों के बीच विश्वास बढ़ता है। गवर्नमेंट को भी अपने डिसीजन पे पछतावा होता है और कई बार क्या होता है कि डिसीजन वापस ले भी लिए जाते हैं, जो भी बढ़ोतरी होती है उसको वापस ले लिया जाता है। Similarly, whenever the government increased price of essential commodities such as fuel or milk, people have reacted and have expressed their dissatisfaction. इसी प्रकार कई बार ऐसा होता है कि पेट्रोल डीजल के प्राइस बढ़ा दिए जाते हैं, उसको लेकर के कई लोग हंगामा करते हैं और वाजिब भी है, ज़रूरी भी है, हंगामा करना ही चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्री में जो माल ढुलाई है वो ज़्यादातर जो है कि ट्रेन से या फिर ट्रकों से होता है। इसमें भाई अब ट्रेन हो चाहे ट्रक हो, बिना डीजल पेट्रोल के तो चलेंगे नहीं। मालगाड़ी है इलेक्ट्रिक, उसमें इंजन तो लगने से रहे, तो उसमें बहुत ज़्यादा डीजल पेट्रोल की खपत होगी। जब डीजल पेट्रोल महंगा होगा तो जितना ज़्यादा महंगा इधर होगा, फिर उसमें सामान में जोड़ करके उसकी कीमत क्या की जाएगी, बढ़ा दी जाएगी। इससे अगर डीजल पेट्रोल में थोड़ी सी बढ़ोतरी होती है तो इंडिया में उसका बड़ा प्रभाव कीमतों पर पड़ता है, और जो भी चीज़ें माल ढुलाई से बाहर से मंगवाई जाती हैं, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में मंगवाई जाती हैं, भाई सभी चीज़ें तो अपने डिस्ट्रिक्ट में पैदा होंगी नहीं, कहीं से न कहीं से तो आप ले आएंगे ही, उससे बढ़ोतरी हो जाती है और उससे जो है कि महंगाई बढ़ने लगती है। तो अगर इन सब चीज़ों के लिए जनता विरोध करती है तो गवर्नमेंट भी उसके बारे में विचार करती है। कई बार विरोध प्रदर्शन होते हैं और गवर्नमेंट विचार नहीं भी करती है। Though we say that in a democracy people are allowed to participate in many instances, कह रहा है कि ये जो सब तरीके हैं, ये भी तरीके हैं डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करने के, यानी आप जागरूक नागरिक हैं, आप एक्टिव नागरिक हैं। बहुत से जो है कि जर्नलिस्ट होते हैं, पत्रकार होते हैं, समाज सेवी होते हैं, वो इस प्रकार की रिपोर्टें छापते रहते हैं, सच वाली खबरें बाहर निकालते हैं और लोगों को सतर्क करने का प्रयास करते हैं। और गवर्नमेंट वाकई कोई गलत नियम लगा रही है तो उसका कच्चा चिट्ठा वो खोलेंगे और इसकी सच्चाई को लोगों के सामने ले आएंगे, और जर्नलिस्ट को ऐसा करना भी चाहिए, यही उसका कर्तव्य भी होता है। अब आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। चैप्टर लंबा है तो बहुत ज़्यादा लंबा वीडियोस बनाना ठीक नहीं होगा, तो बहुत जल्दी मैं इसके सेकंड पार्ट के साथ आपसे मिलूँगा। आपसे अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करिए, और मेरी एक्सप्लेनेशन अगर पसंद आ रही हो तो आप कमेंट में लिखें, और धीरे धीरे मैं सारे चैप्टर्स के वीडियो ऐसे ही एक्सप्लेन करके, लाइन बाय लाइन करके मैं आपको इस चैनल पे डाल दिया करूँगा। मिलते हैं आपसे बहुत जल्द इसके सेकंड पार्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।